भारत पर विदेशी आक्रताओं का आक्रमण। प्राग मौर्य युग में मगध सम्राटों का अधिकार क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों तक विस्तृत नहीं हो पाया था। जिस समय मध्य भारत के राज्य मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहे थे, पश्चिमोत्तर प्रदेशों में घोर अराजकता एवं अव्यवस्था का वातावरण मौजूद था। यह क्षेत्र अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिनमें कंबोज, गांधार एवं मद्र प्रमुख थे। इन प्रदेशों में कोई ऐसी सार्वभौम शक्ति नहीं थी जो परस्पर संघर्षरत राज्यों को जीतकर एक छत्र शासन के अंतर्गत संगठित कर सकती थी। यह संपूर्ण प्रदेश का एक ही समय विभाजित एवं समृद्ध था। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रताओं का ध्यान भारत के इस भूभाग की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। परिणाम स्वरूप देश का यह प्रदेश दो विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ। इनमें सबसे पहले आने वाले पर्शिया के हमाकनी नरेश थे। हमाकनी यानी परीश आक्रमण साइरस द्वितीय 558 से 529 ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य क्रूस अथवा साइरस द्वितीय नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने ईरान से हमाकनी साम्राज्य की स्थापना की। उसने शीघ्र ही अपने को पश्चिम एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बना लिया। उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत को स्पर्श करने लगी। इस समय पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों उसकी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त अवसर पैदा कर रही थी। अतः वह भारतीय अभियान के लिए प्रस्तुत हुआ। साइरस ने निश्चित रूप से भारत के किन प्रदेशों को जीता था, यह ठोस प्रमाणों के अभाव में ज्ञात नहीं हो पाया है। इस विषय में क्लासिकल यूनानी रोमिक लेखकों के विवरण ही हमारे ज्ञान के एकमात्र साक्ष्य हैं। इन लेखकों में जेनेफॉन, टेशियस, स्ट्रैबो तथा एरियन प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय ईरान से भारत आने के दो मार्ग मौजूद थे। पहला मार्ग जेड्रोसिया के विशाल रेगिस्तान से होकर आता था, जबकि दूसरा बैक्ट्रिया, सोगडियाना तथा काबुल घाटी होते हुए सिंधु नदी तक पहुंचता था। सिकंदर के जल सेनाध्यक्ष नियार्कस के विवरण से जो एरियन तथा स्ट्रैबो द्वारा सुरक्षित है, हमें ज्ञात होता है कि साइरस ने जेड्रोसिया के रेगिस्तान से होकर भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, परंतु उसे विनाशकारी असफलताओं का सामना करना पड़ा। मार्ग में उसकी संपूर्ण सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई तथा केवल 7 सैनिकों के साथ वह जान बचाकर भागा था। मेगास्थनीज के विवरण से ज्ञात होता है कि काबुल घाटी के मार्ग से हेरेक्लिस, डायोनिसस तथा सिकंदर को छोड़कर किसी अन्य विदेशी शक्ति द्वारा ना तो भारतीय कवि जीते ही गए
और ना ही उन्हें अपने को युद्ध में फंसाया। हिट्रक सैनिकों को भाड़े पर लड़ने के लिए बुलाया जाता था तथा पारसिकों ने स्वयं कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार नियार्कस तथा मेगास्थनीज इस मत के हैं कि साइरस ने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया। परंतु इस प्रकार के निष्कर्ष से सहमत होता कठिन है। संभव है कि सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों ने अपने सेना नायक के महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से साइरस की असफलताओं की जानबूझकर उपेक्षा की हो। इस संबंध में दूसरी विचारणीय बात यह है कि यूनानी लेखक सिंधु को भारत की पश्चिमी सीमा पर मानते हैं। यह संभव है कि साइरस ने सिंधु के पश्चिम में स्थित भारत की सीमावर्ती क्षेत्र की विजय की हो। रोमन लेखक प्लिनी के विवरण से ज्ञात होता है कि साइरस ने कपिशा नगर को ध्वस्त किया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी प्रारंभिक असफलता से साइरस निराश नहीं हुआ और उसने दूसरी बार काबुल की ओर भारत पर आक्रमण किया। इस बार पारसिक नरेश को कुछ सफलता मिली। जीनोफोन साइरस की जीवनी साइरोपीडिया में लिखता है कि साइरस ने बैक्ट्रियनों तथा भारतीयों को जीतकर अपने विशाल साम्राज्य के अधीन कर लिया तथा अपना प्रभाव क्षेत्र एरीथ्रियन सागर यानी हिंद महासागर तक विस्तृत कर लिया और भारत के किसी राजा ने साइरस के पास उपहारों के साथ अपना एक दूत भेजा था। इससे ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि काबुल घाटी पर साइरस का अधिकार था। इस प्रकार साइरस ईरान तथा भारत के मध्यवर्ती प्रदेशों को जीतने में सफल हुआ। इस संबंध में एडवर्ड मेयर का निष्कर्ष सबसे अधिक तर्क संगत लगता है। साइरस ने हिंदुकुश तथा काबुल घाटी विशेष रूप से गंधार की भारतीय जनजातियों को जीत लिया था। दारा स्वयं सिंधु नदी तक आया था। साइरस ने 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसकी मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में दरबाइक नामक एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते समय हुई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र कम्बुजिय अथवा कैम्बिसीज द्वितीय 529 ईसा पूर्व से 522 ईसा पूर्व तक उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। वह गृह युद्ध में ही उलझा रहा और उसके समय पारसिक साम्राज्य का विस्तार भारत की ओर नहीं हो सका।